नमस्कार बच्चों। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अब ईएमटी का थोड़ा आगे वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग धीरे धीरे पोलराइजेशन को भी जो है आगे ख़त्म करने वाले हैं। तो प्रोबेबली कल आपका पोलराइजेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में थोड़ा सा पार्ट कैपेसिटर का बचेगा। तो 2 दिन में कैपेसिटर वाला पार्ट भी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ विद इन 4 डेज आपका जो ईएमटी वाला पार्ट है ख़त्म हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टेट का, वो बहुत जल्दी ही आपका फिनिश होने वाला है। तो डोंट बी पैनिक कि आपको बहुत टाइम लग गया इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रोस्टेट जो होता है ना बेटा, वो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, थोड़ा टफ पार्ट है। मैंने बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से सारा कंटेंट आपको मैंने करवाया है, ठीक है। तो एक भी चीज़ छोड़ी नहीं है और ये करना ज़रूरी था। ज़रूरी इसलिए था बेटा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट इजीली किसी को समझ में आता नहीं है और इसमें हमको बहुत कुछ जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो हम इस पार्ट को इतना जल्दी स्किप नहीं कर सकते, इस पार्ट को हम इतना जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकते। एक बार आपने इलेक्ट्रोस्टेट को ढंग से समझ लिया तो फिर आप बहुत सारे एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो बेटा। इसीलिए मैंने इलेक्ट्रोस्टेट को बहुत तसल्ली से पढ़ाया है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम लोग, जो सीएसआर नेट में बहुत बार आया हुआ है इस तरह का सवाल। अब हम बाउंड्री कंडीशन के ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है ना। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमको बाउंड्री कंडीशन के ऊपर बेस्ड बहुत सारी जानकारी देगा। क्वेश्चन नंबर 4, assume that z is equal to 0 plane, assume that z is equal to 0 plane, is the interface between, is the interface between two linear and homogeneous, two linear and homogeneous dielectrics, two linear and homogeneous dielectrics as shown। एज शोन, तो आपको एक z इज इक्वल टू 0 प्लेन दे रखा है, मतलब कि साफ साफ जाहिर होता है ये बात कि यहाँ पर आपका जो z एक्सिस दे रखा है, इस z एक्सिस में ये z इज इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पर एक प्लेन दे रखा है, दिस टाइप ऑफ प्लेन। तो इससे सिद्ध होता है कि ये एक्स वाई प्लेन है। क्या सिद्ध होता है बेटा? कि ये एक्स वाई प्लेन है। क्यों है? क्योंकि z इज इक्वल टू 0 पे प्लेन दे रखा है, मतलब ये z एक्सिस है। तो z एक्सिस पर जो 0 नंबर है, जो ओरिजिन है, वहां पे आपको प्लेन दे रखा है, तो ये एक्स वाई प्लेन है। क्या सिद्ध हुआ बेटा? ये लिखा हुआ नहीं है, पर ये आपको खुद समझना है कि ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। अरे आ गई बात समझ में? उसका कारण क्या है कि मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 तरह के कंपोनेंट लिखवाने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको कल भी समझाया था बेसिकली, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट होते हैं, मतलब कि जो प्लेन के पैरेलल होते हैं, वो कॉन्टिन्यूस होता है। मतलब कि वो बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं बाउंड्री कंडीशन में क्या बोलूँगा कि प्लेन के एक तरफ एक्स कंपोनेंट और प्लेन के दूसरी ओर एक्स कंपोनेंट बराबर होंगे। क्योंकि एक्स वाई प्लेन है, इसीलिए प्लेन के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट, और वाई प्लेन भी है, इसलिए दूसरी ओर का वाई कंपोनेंट पहली ओर के वाई कंपोनेंट के बराबर होगा। बट
प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये डिसकॉन्टिन्यूटी को शो करे। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि प्लेन के परपेंडिकुलर, आपका प्लेन एक्स वाई है तो उसका परपेंडिकुलर मतलब जेड कंपोनेंट, तो जेड कंपोनेंट जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जेड कंपोनेंट है दैट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट, वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब इसमें एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि दूसरी ओर का एप्सिलॉन बराबर पहली ओर का एप्सिलॉन, ये डिसकॉन्टिन्यूटी की परिभाषा है। मे बी मैंने आपको जो फॉर्मूला है वो अलग लिखवाया होगा, मे बी मैंने डी की फॉर्म में उस फॉर्मूले को लिखवाया होगा, बट डोंट बी वरी अबाउट इट। आप इस तरह के सवालों को इस जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया उससे याद करिएगा, क्योंकि इसमें इस सवाल में क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन दिया होता है। मतलब इसने बोला है कि एक तरफ जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू, ये तो आपको एक्स्ट्रा जानकारी है ना, ये सवाल में नहीं दी हुई है बेटा, ये आपको मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दी है। तो आपको एक तरफ दे रखा है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 5 और एक तरफ आपको दे रखा है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 4। ठीक है, द रिलेटिव परमिटिविटी, आगे बढ़ते हैं। द परमिटिविटी आर, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 5 फॉर z greater than 0 and epsilon r is equal to 4 for z less than 0. The electric field in the region the electric field in the region z greater than 0, मतलब एक और का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है फर्स्ट रीजन का, वो है इवन वेक्टर फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 i k, मतलब कि x कंपोनेंट इसका 3 है, -5 j k, मतलब कि y कंपोनेंट इसका 5 है, +4 k, मतलब z कंपोनेंट इसका 4 है, और डायमेंशन होती है इसकी वोल्ट पर मीटर के हिसाब से। इफ देर आर नो फ्री चार्जेस, मतलब कि यहाँ पर सारे बाउंड चार्ज ही है जो परमिटिविटी की वजह से आ रहे हैं। सो इफ देर आर no free charges on the interface on the interface the electric field is what। तो देखो बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, मैं आपको फिर समझा दूं कि ये एक्स वाई प्लेन है, इसीलिए जो प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं वो एक्स वाई कंपोनेंट होंगे, और हम जानते हैं कि एक्स वाई कंपोनेंट दोनों प्लेन में बराबर होते हैं। तो जो एक्स कंपोनेंट है पहले वाले प्लेन का, वही एक्स कंपोनेंट होगा दूसरे वाले प्लेन का। और हमने देखा कि एक्स कंपोनेंट क्या है बेटा, 3 है, इसका मतलब आपका 3 तो आ जाएगा दूसरे प्लेन में। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो y कंपोनेंट है पहले वाले प्लेन का, वही y कंपोनेंट होगा दूसरे वाले प्लेन का, और वो हमारे पास आ जाएगा -5, वो हमारे पास क्या आ जाएगा -5। आगे बात समझ में। इन द सेम वे, अब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है प्लेन के वो z कंपोनेंट है, और उस z कंपोनेंट के लिए हमको मशक्कत करनी पड़ती है। तो क्या मशक्कत करनी पड़ती है, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज सिंपली इक्वल टू the permittivity in the medium upon the epsilon naught. So we can say that
द एप्सलन इज इक्वल टू एप्सलन आर एप्सलन नॉट। तो मैंने आपको बोला कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। सो जेड कंपोनेंट पहले वाले प्लेन का बराबर एप्सलन टू जेड कंपोनेंट दूसरे वाले प्लेन का, और क्या था यार, एप्सलन की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एप्सलन नॉट तो खैर कांस्टेंट रहता है, एप्सलन आर वन पहले वाले प्लेन का, जेड कंपोनेंट पहले वाले प्लेन का, एप्सलन नॉट एप्सलन आर टू दूसरे वाले प्लेन का, और ये नीचे बिलो द प्लेन। सो एप्सलन आर से कट जाएगा। ओके, एप्सलन आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 5। ठीक है, और जो ई जेड है वो आपको कितना दे रखा है, 4। देखो ना, 4 दे रखा है ना। एप्सलन टू कितना दे रखा है, 4, और ई जेड को निकालना है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो जेड कंपोनेंट है दूसरे वाले प्लेन का वो आ जाएगा 5। सो हमारे पास फर्स्ट जो है वो आया 3, सेकंड जो है वो आया -5, और थर्ड जो है वो आया 5। तो कुल मिला के दूसरे प्लेन के अंदर अगर मैं ये बात बोलूं बच्चों कि दूसरे प्लेन के अंदर मेरे पास क्या होना चाहिए, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो मैं ये बोल सकता हूँ एक्स कंपोनेंट 3 है, वाई कंपोनेंट माइनस का 5 है, और जेड कंपोनेंट आपका 5 है। अब आप बोलोगे सर आपने ये तो लिखा है था कि पैरेलल कंपोनेंट कॉन्टिन्यूस होता है, बट नॉर्मल कंपोनेंट डिसकंटिन्यूअस में ये तो आपने कभी लिखाया ही नहीं सर। तो मैं आपको बता दूं ये बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या लिखवाया था, मैंने आपको ये लिखवाया था ना कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट अबाउ द प्लेन, मतलब फर्स्ट प्लेन, फर्स्ट जो ऊपर का हिस्सा है वो वाला, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट बिलो द प्लेन, दैट इज नीचे वाला जो हिस्सा है। तो मैंने आपको क्या लिखा था, सिग्मा है। वो बोल रहा है फ्री चार्जेस है ही नहीं, देयर इज नो फ्री चार्जेस। तो ये लाइन क्या लिखा हुआ है, नो फ्री चार्ज, इसका मतलब जीरो हो गया। इसका मतलब डी अबाउ बराबर डी बिलो, है ना यही। अब डी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन ई होता है। एप्सिलॉन अबाउ मतलब एप्सिलॉन जो फर्स्ट के अंदर है, और ई अबाउ इज इक्वल टू वही परपेंड ई बिलो, और एप्सिलॉन है सॉरी ई बिलो। अरे यार सिंपल सा है। तो बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इस तरह के सवाल एग्जाम में बड़े आते हैं, और ये चीज़ें आपको सोचनी है। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा दिया, ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो जो भी एग्ज़ाम में आते हैं, उन सभी में ये सारा फंडा इजीली काम करेगा। ठीक है, मैं एक और सवाल कराता हूँ। एट द इंटरफेस बिटवीन क्वेश्चन 5, at the interface between two linear dielectric with dielectric constant dielectric constant epsilon 1 and epsilon 2, the electric field, the electric field are E1 and E2 as shown। अब आपको एक फिगर दे देते हैं ना,
फिगर ये है क्योंकि यहाँ पर एक दे रखा है एप्सिलॉन 1, एक यहाँ दे रखा है एप्सिलॉन 2। यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये θ1 है जैसा उसने बोला हुआ। एक ये दे रखा है आपको θ2, ये E1 है, ये E2 है। ठीक है, ओके। तो आगे क्या है? assume that there is no free charges assume that there is no free charges। इस लाइन की आप चिंता मत करना, ये तो होता ही एट द इंटरफेस, एट द interface, then the ratio epsilon 1 upon epsilon 2 is what? बहुत सिंपल है। एक्चुअली क्या है कि एक्स वाई प्लेन आपको दिख रहा है, इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट होंगे। इसका पहला कंपोनेंट आपको थोड़ा कंपोनेंट निकालना आता है क्या? आई डोंट नो, आपको आता नहीं तो बाकी मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ बच्चों कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का E1 वेक्टर जो है ना वो इधर जा रहा है, इसका इधर वेक्टर है, तो कंपोनेंट ऐसे निकालते हैं लेग टू लेग देख, तो ये आगे जा रहा है E1 वेक्टर ऐसा, और यहाँ पर उसने दे रखा है θ1, तो ये E1 वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब E1 वेक्टर का θ1 इधर की तरफ होगा। तो E1 वेक्टर के लिए यहाँ पर जाएगा E1 थीटा से चिपकी हुई एक्सिस कोस की होती है, एक बात याद रखना। तो इधर की तरफ आपको निकालना सिखाया तो था मैंने, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, थीटा से चिपका हुआ एक्सिस कोस का होता है। इधर की तरफ आएगा साइन कंपोनेंट, तो E2 साइन θ1 मतलब कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन θ1 आता है। तो E1 के लिए तो इस तरह से दो कंपोनेंट निकल जाएंगे। इसका मतलब कहने का ये है, सॉरी E1 है ये, इसका कहने का साफ साफ मतलब है प्यारे बच्चों कि बेसिकली बच्चों होता क्या है कि जो EX कंपोनेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आपका जा रहा है। दैट मीन्स ये है कि माइनस का E1 साइन θ1 ये पहले स्पेस का है ना। दूसरे में माइनस उधर नीचे भी जा रहा है, वो EY1 जो है वो जा रहा है माइनस का E1। चलो अब E2 के लिए काम करते हैं। E2 का सिंपल सिंपल ऊपर ही दिख रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है E2 cos θ2, और वही यहाँ पर भी जा रहा है E2 sin θ2, मतलब कि ये भी लगभग लगभग सेम तरीके से ही E2 काम कर रहा है ना। तो प्लेन तुम्हारा ये रहा, दिस इज द प्लेन। तो इसके बेसिकली जो दो पैरेलल कंपोनेंट है वो है E1 sin θ1 और E2 sin θ1। तो अगर x कंपोनेंट देखा जाए दूसरे वाले का तो वही माइनस का E2 sin θ2 है, और y कंपोनेंट जो आ रहा है वो भी नीचे की तरफ ही आ रहा है E2 का, सो E2 cos θ2 है माइनस में। तो देखो ये जो है ये पैरेलल कंपोनेंट है, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसे बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले प्लेन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो दूसरे वाले प्लेन के टेंजेंशियल कंपोनेंट के बराबर हमारा दिख रहा है। बट हमने क्या बोला कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। दैट मीन्स ये है कि ये हमारे पास एक तरह से नॉर्मल कंपोनेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये पहले रीजन का, और नॉर्मल कंपोनेंट हमारे पास जाएगा cos ऑफ θ1 बराबर एप्सिलॉन 2 E2 cos ऑफ θ2। ठीक है, अब देखो
हम इसको अगर थोड़ा डिवाइड डिवाइड करके थोड़ा काम चला के देखें, मान लो आपको डिवाइड डिवाइड करना आता है, आता ही होगा वैसे तो, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा डिवाइड करके देखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर उसने क्या बोला है कि आप एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 का वैल्यू निकालो। तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ, इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा 2 अपॉन, अरे ये E2 था लिख दिया, E1 cos थीटा 1। अब यहाँ से आपको E2 अपॉन E1 का वैल्यू चाहिए, तो उसने आंसर बोला नहीं, तो यहाँ से अगर मैं E2 अपॉन E1 निकालूँ, तो E2 अपॉन E1 मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, ये तो चाहिए आपको, तो इसका मतलब साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई विद द cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा। तो इजीली ये आपका क्या मिल रहा है, tan theta 1, so this will be tan of theta 1 upon tan of theta 2। बस ये आपका आंसर है। कितना आसान तरीके से सवाल हम लोग कर सकते हैं, बहुत इजीली किस तरह के सवाल बेटा किए जा सकते हैं बिना किसी हेडेक के, बिना किसी बर्डन के। चलो कोई बात नहीं, हम अलग तरीके के सवाल करते हैं। देखो सवाल नंबर 6। अब बाउंड्री कंडीशन वाला सवाल थोड़ी और करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ अलग तरीके से कुछ अलग निकालेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह के सवाल मैं और नहीं कराऊंगा, बिकॉज सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सवाल होते हैं, और ये मैंने आपको जो कराए हैं 2 सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अ स्क्वायर ऑफ इनर लीनियर डाइलेक्ट्रिक, अ स्क्वायर ऑफ लीनियर डाइलेक्ट्रिक material has material has embedded in it a uniform free charge density find the potential at the center of the sphere, center of the sphere, if its radius r and its dielectric constant epsilon, also calculate the electric displacement d, also calculate the electric displacement d
and polarization P and polarization P and surface bound charge density sigma B। कितना चीज निकलवाएगा ये, एक सवाल में सब कुछ निकलवा लेगा, एक सवाल आपको सब कुछ सिखा देगा। सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी एंड वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी रो। फिर यहाँ एंड लगाने की जरूरत क्या है, की जगह थोड़ी एंड लगता है, लास्ट में एंड लगा तो बस काफी है। एंड वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी रो, वॉल्यूम सोचो सोचो जरा सोचो, इसे क्या करना है, तुमको करना है, तुमको करना है। सोच के देखो एक बार, इस तरह के सवाल हम लोग कैसे कर सकते हैं बेटा। चलो मैं करता हूँ, सवाल बहुत आसान है, इजीली कर सकते हो। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है बच्चों, यही बोल रहा है कि हमारे पास ना एक गोला है, हमारे पास एक स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, इसमें बहुत सारे बेसिकली बाउंड चार्जेस है, इसका जो रेडियस है वो आर है। अब इसमें क्या है, वही सब चीजें निकालने के लिए आपको गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, गाउस को लगाना पड़ेगा। तो मैंने गाउसियन सरफेस यहाँ ड्रॉ कर दी आर रेडियस के ऊपर, हर बार की तरह। मतलब यहाँ से यहाँ जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर, और ये जो है वो रो है जो इसका मटेरियल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग आर लेस देन आर की बात करें, ऐसा हम सपोज करते हैं कि हम आर लेस देन आर की बात करते हैं, अंदर की ओर बात करते हैं, तो बेटा वही गाउस तो लगा दीजिए आप। गाउस तो ये होता है सिग्मा डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एफ फ्री चार्जेस, जो कि फ्री चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेंगे, रो एफ, और जो भी इनका वॉल्यूम है वो सब। इसके बाद डी, यहाँ पर आता है गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो, और फिर आता है कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो हमारे पास जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो है 4 पाई आर क्यूब के बराबर का। इसका मतलब हम लोग जब इसका डी निकालेंगे बेसिकली, तो वो आ जाएगा रो ऑफ आर अपॉन 3 आर कैप। ठीक है, अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अंदर की ओर, तो D इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ई इनसाइड, तो वो भी कितना आ जाएगा, रो आर अपॉन 3 आर। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन आर कैप। इट्स वेरी इजी, इट्स टू इजी।
अब अगर मैं बाहर की ओर बात करता हूँ, सेम प्रोसीजर जो हमने अंदर दोहराया है वही प्रोसीजर हम लोग बाहर दोहराएंगे, मतलब कि आर ग्रेटर देन आर के ऊपर हम सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 टू आर, क्योंकि यहाँ तक चार्जेस पूरा एनक्लोज कर रहा है। बाहर अगर आप बाउंड्री सरफेस ड्रॉ करोगे तो वो तो पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज कर लेगा 0 से लेके आर तक का, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है हमेशा की तरह। तो डी गाउसियन सरफेस जो बनेगी वो आर तक बनेगी जहाँ तक बाहर का रेडियस है, बाकी रो का वैल्यू रो ही रहेगा, बाकी 4/3 और ये आर क्यूब तक का चार्जेस ले लेके चलेगा। तो जो हमारा डी वेक्टर आएगा हमेशा की तरफ, ये आप सीख गए होंगे निकालना, मैंने आपको कितना सिखाया यार, ये आर अपॉन 3r² आर कैप। तो अब एक बार बताओ, बाहर की ओर जो है क्या डाइलेक्ट्रिक है? नहीं है, बाहर तो वैक्यूम टाइप स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटसाइडर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा वो आएगा रो ऑफ आर क्यूब। अच्छा, ये आर क्यूब लिखना भूल गया, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r² आर कैप। बेटा अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, हम लोग डाइलेक्ट्रिक निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पोटेंशियल। हमारा जो अगला स्टेप है, हम लोग पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि उसने पोटेंशियल निकालने के लिए आपसे कहा ही नहीं है, बट आप चाहें तो एक्स्ट्रा में आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन, तो इनफाइनाइट से पहले आपको आर तक लेके आना पड़ेगा। ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम करेगा वो आउटसाइडर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, माइनस फिर आपको आर से लेके सेंटर तक आना पड़ेगा, पर इस स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा वो अंदर वाला काम करेगा। यहाँ पर हम लोग ये बात बोल सकते हैं माइनस, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, तो इसमें बड़ी बात हुई है। तो 1/r² का इंटीग्रेशन होता है 1/r माइनस में अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू आपको पुट कर दीजिए, माइनस रो/3 एप्सिलॉन r² बाई 2 r से लेके 0 तक, ठीक है। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लो तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r, मैंने लिमिट्स पुट कर दी है, प्लस रो r² अपॉन 6 एप्सिलॉन, सॉरी तो मीडियम है ना, अंदर तो मीडियम में एप्सिलॉन आ सकता है, मीडियम में तो एप्सिलॉन नहीं आएगा ना। ओके, सो दिस विल बी जस्ट लाइक, आप एप्सिलॉन को लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद एप्सिलॉन r, रो r² तो आप बाहर निकाल लीजिए, 1/एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, 1/एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लीजिए, सो रो r² अपॉन, एक काम करो 2 भी बाहर निकाल लो, सो 2 3 हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट एंड 2 प्लस 1/एप्सिलॉन r। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल निकाल सकते हो एट द सेंटर पॉइंट, सेंटर पे निकाल दिया मैंने। नाउ वी कैन आल्सो फाइंड द पोलराइजेशन, क्योंकि उसने बोला है आपको बेटा पोलराइजेशन निकालने के लिए। पोलराइजेशन केवल अंदर आएगा, क्यों आएगा अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर ही बाउंड चार्जेस हैं, बाहर कोई बाउंड चार्जेस है ही नहीं, तो वहां हम पोलराइजेशन नहीं निकाल सकते।
बट अंदर हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग अंदर की तरफ पोलराइजेशन निकालते हैं तो यहाँ हमारे पास जो पोलराइजेशन P का फॉर्मूला है वो क्या आएगा, क्योंकि ये आएगा केवल अंदर की हो रही है ना, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट काई ई, और इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ काम करेगा, तो काई ई को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर माइनस 1, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो है इस तरीके से आर कैप। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख देना, एप्सिलॉन आर ही बचेगा बस नीचे की तरफ, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कर दिया, ये हमारे पास पोलराइजेशन आ गया। अब चाहो तो बाउंड चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हो। बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालने का सबसे बढ़िया तरीका जो होता है वो यही है, P2n माइनस P1n ऐसा कुछ करके निकाल दो। बाउंड्री देख लो बेटा, यहाँ पर ये बाउंड्री है, तो ये P1n है, ये P2n है, तो अंदर की ओर P1n है, तो अंदर की ओर तो हम जानते हैं क्या है, P2n बाहर की ओर है, वहाँ जीरो है। अंदर की ओर जो पोलराइजेशन है वो आप जानते हो, एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। थ्री का गैप कर दिया, थ्री भी तो आएगा, हाँ तो सोचो तो थ्री का गैप हो गया, तो थ्री लिखो ना आप लोग, भूल ही गया। बाकी रो और सरफेस पर आपको निकालनी है सरफेस बाउंड चार्ज, तो जो ये आर है इसको आप सरफेस पर लिखिए ना, बिल्कुल आप सरफेस पर लिखिए इसको, आर इज इक्वल टू आर, तो ये नेगेटिव फॉर्म में आपको मिल जाएगा बाउंड चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालनी है, देखो सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी तो मैं आपको निकलवा चुका हूँ, एट द पर्टिकुलर सरफेस आर, एट द पर्टिकुलर सरफेस आर। अरे हाँ यार माइनस भी तो आता है, मैं भूल ही गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी जो है वो फाइनली कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आर माइनस 1 एंड वो आर एट द सरफेस अपॉन 3 एप्सिलॉन आर। तो इसके बाद अब हम लोग बाउंड चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, आप सभी को पता है कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोलराइजेशन को हम लोग बाउंड चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो इसका मतलब माइनस ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा डेल अपॉन डेल आर, और आपके पास में जो पी का वैल्यू है वो कितना है, एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन 3 एप्सिलॉन आर रो आर, ठीक है। तो खैर आप लोग आर का रेस्पेक्ट में तो कर ही सकते हो, आर का खुद के रेस्पेक्ट में तो वन ही होता है ना बेटा, तो माइनस एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन 3 एप्सिलॉन आर ऐसा ही, ठीक है। तो बस ये काम हो गया तुम्हारा। अब तो तुम्हें कुछ भी चाहो तो टोटल चार्ज निकाल लो, वो जीरो ही आएगा आने में, तो तुम लोग कर लेना यार इस फॉर्मूले को, तो कुछ नहीं करना। अगर आपको निकालना है क्यू एन क्रॉस टोटल चार्ज, तो यहाँ पे केवल दो ही चीज़ें हैं, एक तो सरफेस बाउंड चार्ज, एक वॉल्यूम बाउंड चार्ज। तो सरफेस बाउंड चार्ज तो सरफेस पर है, जो कि सरफेस एरिया 4πr² कवर करेंगे, तो ये वैल्यू आप ये रख देना। वॉल्यूम बाउंड चार्ज वॉल्यूम के अंदर है, जो कि ये पूरा कंप्लीट वॉल्यूम कवर करेंगे, दैट इज 4/3πr³, तो यहाँ पे ये रख देना, ठीक है। तो जैसे आप दोनों चीज़ें पुट करोगे तो 4πr² और ये भी है r, तो इसका मतलब r³ हो जाएगा मामला, तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन 3 एप्सिलॉन आर रो मल्टीप्लाई विद द 4πr, और इधर r³ हो जाएगा बेटा, माइनस एप्सिलॉन आर अपॉन 3 एप्सिलॉन आर, ये जो हम लोग कॉन्स्टेंट में रो लिखा हुआ है और 4/3 यहाँ भी लिखा हुआ है, 4/3 पाई आर,
I have written something wrong. अच्छा, समझ गया। एक्चुअली मैंने गलती क्या करी है बेटा, समझी क्या, मैं समझ गया। I did something wrong. I did. ओके सो आई गोट माई मिस्टेक। आप ये मिस्टेक आप लोग भी कर सकते हो, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इस मिस्टेक को ना कर पाओ। एक्चुअली मैंने डाइवर्जेंस गलत निकाला। आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। एक्चुअली मैंने आपको सिखाया था और मैं ही भूल गया। जस्ट वेट, आई एम री राइटिंग एंड अरेंजिंग the next step of this type of this differentiation। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि हम जब निकालते हैं ना, तो होता है 1/H1 H2 H3। तो 1/H1 H2 H3 मतलब कितना हो जाएगा, r² sin थीटा। फिर del/del u1 एंड कोई स्फेरिकल सिस्टम है ना, इसके अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। H2H3/H1 H2H3/H1 H1 तो 1 ही होता है, मल्टीप्लाई विद द U1, सॉरी A1 तो हमारे पास ये ना पोलराइजेशन का आर कॉम्पोनेंट। देन यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज डेल अपॉन डेल U2 आएगा और डेल अपॉन डेल U3 आएगा, यहाँ कोई फायदा नहीं है। उसका कारण ये है कि डेल अपॉन डेल U2 मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ स्फेरिकल सिस्टम दैट इज थीटा, एंड डेल अपॉन डेल U3 दैट इज थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द स्फेरिकल सिस्टम दैट इज फाई। आपके पोलराइजेशन में ना तो कोई थीटा कंपोनेंट है ना कोई फाई कंपोनेंट है। दिस इज प्योरली आर कैप कंपोनेंट, दैट इज आर कंपोनेंट। इसलिए ना कोई थीटा कंपोनेंट है ना कोई फाई कंपोनेंट है, तो सेकंड और थर्ड कंपोनेंट टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो हम यहाँ आर को ही मानेंगे, बाकी को हम लोग कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ केवल आर स्क्वायर बचेगा और डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द जो भी आपका है पी पोलराइजेशन का आर के कंपोनेंट दैट इज एप्सिलॉन आर -1/3 एप्सिलॉन आर रो आर, दैट्स यही तो आर के कंपोनेंट है। ये तो खैर कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो तो अंदर बचेगा केवल आर क्यूब, जिसका डेरिवेटिव 3r² होता है। ये हो जाएगा ये -1/3 एप्सिलॉन नॉट आर आर स्क्वायर और दो। अब हमारे पास अंदर केवल आर स्क्वायर क्यूब बचा, जिसका होता है 3r²। तो 3r² कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये नेगेटिव तो फिर चल ही रहा है, माइनस एप्सिलॉन आर -1/एप्सिलॉन आर। दैट्स द थिंग। एक्चुअली ये गलती कब पकड़ाई में पता है हम लोग को, गलती तब पकड़ाई में है मुझे, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट पता था कि यार क्यू एनक्लोज्ड जो होता है, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज, वो जीरो होता है और मेरा जीरो आ ही नहीं रहा था। तो इसका मतलब कहीं तो कुछ मिस्टेक थी। तो ऐसे आप लोग गलतियां पकड़ सकते हो, अगर आपको कुछ बेसिक से फंडामेंटल से कॉन्सेप्ट पता है तो गलतियां पकड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट पता है, फंडामेंटल पता है, तो गलतियां पकड़ सकते हो आप इजीली, है ना। अब हम लोग देखो क्यू एंड क्लोज निकालने वाले हैं, अब आपका आ जाएगा जी, देख लेना। तो क्यू एंड क्लोज जो है वो हमारे पास क्या निकल गया है बेटा, सिग्मा बी सरफेस बाउंड चार्ज मल्टीप्लाई विद द सरफेस एरिया प्लस रो बी वॉल्यूम बाउंड चार्ज मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम एरिया। तो सिग्मा बी का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन आर -1/3 एप्सिलॉन आर -1/3 एप्सिलॉन आर, और क्या था, रो आर, रो
आर आर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस रो बी का वैल्यू कितना है एप्सिलॉन आर माइनस सी। ठीक है ये है। अरे यार ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है? Why it is not erasing? What is happening? Just wait. Now it's okay. तो अब हम लोग लिख सकते हैं माइनस सिग्मा बी का वैल्यू कितना है चलो आर माइनस चलो अरे वाह क्या होगा इसमें माइनस एप्सिलॉन आर माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर एडजस्ट कर लो यार ठीक है रो मल्टीप्लाई विद द 4/3 मतलब ये जीरो हो जाएगा एक घंटे कुछ नहीं बराबर जीरो तो क्यू एनक्लोज्ड कितना आना चाहिए दैट्स इट ये चार सीधे तरीके अगला सवाल लिखो सवाल पे आ गया क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया क्वेश्चन नंबर 7 लिखो a certain coaxial cable a certain coaxial cable consists of copper wire consists of copper wire radius a surrounding a radius a surrounding a concentric copper tube concentric copper tube of inner radius c of inner radius c as shown एक डायग्राम दे रखा है डायग्राम ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों की ए ए रेडियस का तुम्हें कॉपर वायर घुमा रखा है मतलब यहाँ से आता है रेडियस ए है और फिर इसको एक कॉपर ट्यूब से कंसंट्रेट कर रखा है मतलब इसको बांध रखा है ऊपर एक कॉपर ट्यूब दे रखी है ऐसा और उसके ऊपर ऐसा ये कॉपर ट्यूब दे रखी है ठीक है और ये क्या दे रखा है आपको रेडियस सी अच्छा ठीक है ये बी रेडियस है और सी इसका वो है ओके ओके मतलब ये बी रेडियस दे रखा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस बी है और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस सी ये है एप्सिलॉन ठीक है कॉपर वायर ये है ये कॉपर वायर दे रखा है और ये चार्ज एनक्लोज क्यों दे रखा है
आगे देखो क्या बोला, दिस स्पेस इज पार्शियली फिल्ड, दिस स्पेस इज partially filled from B out to C, from B to C. ठीक है, विद मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन आर। तो बी से लेके सी तक एक मटेरियल भर रखा है जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, विद मटेरियल एप्सिलॉन आर। फाइंड द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। ओहो, कैपेसिटेंस पूछा है। हालांकि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा कैपेसिटेंस के बारे में, बट आज थोड़ा सा आपको बता दूंगा इस सवाल के लिए। फाइंड द कैपेसिटेंस find the capacitance per unit length per unit length of this cable, of this cable। ऐसा घबराना मत, कोई कैपेसिटेंस पूछते तो बड़ी चीज पूछ दिया। कैपेसिटेंस आप थोड़ा बहुत तो फिर जानते हो, Q बराबर सी बी होता है। अरे ये सब चीज़ आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। अब देखो आपको कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो कोएक्सियल केबल जो होती है ना, आप लोगों ने कभी एक मोटी तार देखी, मोटी तार, मोटा तार, मोटा तार जो होता है ना, जैसे ब्रॉडबैंड का वायर होता है, या फाइबर देखी होगी, फाइबर केबल। तो उसमें क्या है, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर होता है, जस्ट लाइक दैट स्ट्रक्चर। अरे आप लोगों ने फाइबर केबल देखी है क्या, ऐसी होती है फाइबर केबल, है ना। इसके ऊपर एक और परत चढ़ी होती है, मोटी परत होती है फाइबर केबल में ना। तो यहाँ पे तो रबड़ बनी होती है और बीच में खाली खाली होता है, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मतलब एक फाइबर केबल टाइप का स्ट्रक्चर। तो मैं इस सवाल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बेटा चलो भैया स्ट्रक्चर देखा there is something problem, just wait। खैर छोड़ो उसको। हाँ, तो मैं कह रहा था वो आप डायग्राम समझ के होगी कोएक्सियल केबल क्या होती है। पर तो मैंने क्या बोला, अंदर की ओर से खाली होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जो एनक्लोज्ड चार्ज है आर लेस देन ए, जो स्ट्रक्चर था उसमें क्यू एनक्लोज जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अंदर कुछ था ही नहीं। तो सिलेंड्रिकल होता है कोएक्सियल केबल, तो एक सिलेंडर होता है को एक्सियल केबल की अगर बात करें तो अंदर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। अब अगर मैं आर लेस देन ए, आर ग्रेटर देन ए लेस देन बी पे आऊँ, तो वहां पर तो भरा हुआ था वो, तो क्यू एन क्लोज जो होगा वो क्यू एफ के बराबर होगा, बिकॉज मैंने डायग्राम में क्यू एफ बनाया था ए के ऊपर, मैंने डायग्राम में यहाँ पे क्यू एफ लिखा था, है ना। तो हमारे पास इस स्थिति में क्यू एन क्लोज बराबर क्यू एफ होगा हमारे पास। अगर हम लोग लगाए तो एस डिस्टेंस पर हम लोग क्या होगा, डी वेक्टर मल्टीप्लाई विद 2 पाई एस, जो उसका सरफेस एरिया है, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी ना सिलेंडर के आसपास। एक सर्किल ड्रॉ होगा, सर्किल का जो लाइन एरिया है वो 2 पाई एस हो जाएगा, सॉरी सिलेंडर का
टू पाई आर एस डी एल, टू पाई एस एल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, और ये बराबर फ्री चार्जेस के होगा, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ था क्यों फ्री चार्ज होता है। तो इस स्थिति में हमारे पास जो डी वेक्टर होगा वो आ जाएगा क्यू अपॉन टू पाई एस एल मल्टीप्लाई विद द एस कैप, ठीक है। और अगर मैं इसी दरमियान देखूँ तो डी वेक्टर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी वेक्टर प्लस पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए उसको जीरो मान के हम चलेंगे, बराबर क्यू अपॉन टू पाई एस मल्टीप्लाई विद द एल दैट इज एस कैप। और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एस एल एस कैप, वेरी इजी। अब थोड़ा बीच में और आते हैं, बी से लेके सी के बीच में आते हैं। तो इस दरमियान हमारे पास डी तो उतना ही रहेगा बिकॉज वहाँ फ्री चार्जेस वो इतने उतने इम्पोज कर देता है। तो हमारे पास क्या है कि डी तो उतना ही रहेगा बिकॉज चार्ज एनक्लोज को क्यू ही कर रहा है इस दरमियान भी। अगर क्यू चार्ज एनक्लोज कर रहा है तो क्यू अपॉन टू पाई एस एल एस के हो जाएगा। और पर अब डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ना यहाँ पे इस बीच में, तो डाइलेक्ट्रिक तो भरा हुआ है तो इसको हम लोग एप्सिलॉन ई लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाहर मैंने जो स्पेस बनाया था यहाँ तो ए से लेके बी तक में तो कुछ था नहीं, बट हाँ बी से लेके सी तक की जब बात आ रही थी यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले डायग्राम में समझाया हुआ है। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिसिटी शो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन एस एल एस कैप। So in that same manner, we can say that if we want to calculate polarization, then we can do it by using this formula. But there is no need to do this. So now अगर हम लोग R निकालते हैं, हमको तो क्या पोलर से कोई काम नहीं, हमको तो क्या कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस के लिए वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज हम लोग अभी निकाल लेंगे। अब मैं आर ग्रेटर देन सी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर सेम उतना ही फ्री चार्ज एनक्लोज्ड है जितना अंदर था, बिकॉज फ्री चार्ज है ही उतना सा बेचारा, तो हर बार वही एनक्लोज होना है। सो टू पाई एस एल और एस कैप ये हो जाएगा। इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो फिर बाहर तो वैक्यूम है, बाहर कौन सा डाइलेक्ट्रिक भरा पड़ा था, क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एस एल। ठीक है, ओके। सो फॉर कैपेसिटेंस, अब हम लोग को अगर ना कैपेसिटेंस निकालने तो उसके लिए पोटेंशियल तो निकालना ही पड़ेगा।
निकाल लो पोटेंशियल। तो पहले आपको माइनस इन्फानेट इसी तक आना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ तो खैर जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो कोई चार्ज है नहीं, तो जीरो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो जीरो क्यों लिखा मैंने, या तो मैंने कुछ निकाला हुआ है ना इलेक्ट्रिक, कितना निकाला हुआ है जरा देखना। मैंने निकाला हुआ है क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस एल, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस एल। डी एस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस माइनस, फिर आप सी से लेके बी तक आइए। इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एस एल डी एस। फिर उसके बाद बी से लेके ए तक आइए, तो यहाँ कितना है, क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एस एल, और फिर जीरो, क्योंकि ए से लेके जीरो तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। जब इसको सोल्व करना लो गैस, तो गैस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये अनडिफाइंड है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इसमें भी समथिंग। तो ये तो हम लोग को नहीं निकाल सकते, इसको जीरो लेके चलना पड़ेगा बाहर, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको नहीं लेंगे हम लोग अनडिफाइंड की वजह से, इसको ले लेंगे तो माइनस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एल, अपर लिमिट। फिर इसको आप ऐड ऑन कर दो, या फिर इसको माइनस के ऊपर ले लो, तो माइनस के ऊपर लेके तुम्हारा काम चल जाएगा। क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एल लॉग ऑफ, ये हो जाएगा सी अपॉन बी प्लस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग ऑफ डी। हाँ, तो कुल मिला के अगर आपको फिर ये तो आ गया पोटेंशियल, कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज मेरे पास है यहाँ पे, क्योंकि उसको रिप्लेस कर दो, अपॉन पोटेंशियल से रिप्लेसमेंट करना है इसको, तो कर देते हैं, कोई बात नहीं। और फिर आपको कैपेसिटेंस क्या निकालनी बेटा, पर यूनिट लेंथ, तो कैपेसिटेंस अपॉन पर यूनिट लेंथ निकाल लो, तो इसका मतलब क्यू अपॉन वी एल, क्यू अपॉन वी एल। तो ले दे के क्या आएगा आपके पास, वी तो नीचे आ जाएगा, क्यू अपॉन एल भी सही। तो मेरे हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 2 पाई, क्योंकि ये 2 पाई जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, और 1 अपॉन ये रहा एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन को मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एंड लॉग ऑफ सी अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट log of b अपॉन, दैट्स इट। ये अपना आंसर आ गया, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ का आंसर आ गया, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ का आंसर आ गया। अब जो आप ना सरफेस बाउंड चार्ज निकाल सकते हो, अगली स्टेप में आप चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, जैसे बोला है क्या उसमें निकाल, ठीक है निकाल लो।
एक्स्ट्रा में किया जाता है। तो सरफेस बाउंड्री चार्ज निकाल लो आप, उसका फॉर्मूला वही होता है P2n माइनस P1n। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि ये बी सरफेस है, यहाँ से याद रखिए, तो ये पहली सरफेस आपकी होगी बी सरफेस, तो ये P1n हो गया और ये P2n हो गया पहली सरफेस के लिए, मतलब सरफेस के लिए। तो P1 के अंदर तो वैसे भी कुछ है नहीं डाइलेक्ट्रिक, तो उसका तो पोलराइजेशन जीरो आ जाएगा, बट P2 के पास तो है ना बेटा, मतलब वो उधर चला गया। तो बी सरफेस पर पहुंचते पहुंचते वहां तो कुछ है, तो वहां कितना है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1 क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, और s की जगह b पुट कर देंगे, b मल्टीप्लाई विद द l माइनस 0, तो ये आपके पास में आ गया। ठीक है, देन फिर आप सिग्मा बी ले लो और माइनस उधर शिफ्ट कर दो, सिग्मा बी इधर ले लेते हैं तो उस तरह बाउंड चार्ज आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन। देखो मैं अगर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रख दूंगा तो एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा, तो एप्सिलॉन आर बचेगा। सो एप्सिलॉन आर माइनस 1 क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर बी, दैट्स इट। दूसरी बाउंड्री की अगर बात करूँ, जो बाउंड्री सी पर अवेलेबल है, अगर मैं उस बाउंड्री की बात करूँ मतलब यहाँ की, तो यहाँ पर P1 के पास में है पोलराइजेशन, P2 के पास में कोई भी पोलराइजेशन अवेलेबल नहीं है। वैसे आप इस वाले फॉर्म से निकाल सकते हो पोलराइजेशन, अगर आपको नहीं पता कि पोलराइजेशन कहाँ से आया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। तो मैं अगर निकालना चाहूँ उस तरह बाउंड्री में, तो माइनस सिग्मा बी बराबर P2n, P2n में कोई पोलराइजेशन नहीं होगा बिकॉज वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, बट P1n में पोलराइजेशन होगा, सेम वही पोलराइजेशन होगा P1n में, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो सिग्मा बी सिंपली इक्वल टू P1n मतलब कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1 क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन। अब आपने बाउंड्री सी पर निकाला है ना, तो एस की जगह सी पुट कर दो, क्योंकि आप सी बाउंड्री पर निकाल रहे हो बस। फिर एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है। और वॉल्यूम बाउंड चार्ज निकालना है तो वो तो सिंपल सा होता है माइनस डाइवर्जेंस ऑफ बी। अब इसमें वो गलती नहीं करेंगे जो पहले की थी, माइनस का एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन l लिख सकते हैं, क्यू तो हमको लिखना ही है। अब 1 अपॉन एस क्या, वो साइन तो कट जाएगा, डेल अपॉन डेल एस, तो यहाँ पर वो एस स्क्वायर आता ही है, और यहाँ पर एस हमारे पास था ही से, एस से एस कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, सब कुल मिला के हम लोग ये बोल सकते हैं 1 अपॉन एस की टर्म में ही ये आएगा, एस से एस कट गया, डेल अपॉन डेल एस का वैल्यू आ गया। अरे हाँ सॉरी, एस से एस कैसे कटेगा, आई एम सॉरी, एक्चुअली सिलेंड्रिकल सिस्टम है ना ये, तो सिलेंड्रिकल में तो क्या होता है, H1 जो होता है वो होता है H2 जो होता है वो होता है S, और H3 तो H2H3 अपॉन H1 लिखेंगे ना, तो बेसिकली यहाँ स्क्वायर आएगा ही नहीं, स्क्वायर आएगा ही नहीं यहाँ पे, 1 अपॉन H1 H2H तो आपने लिख दिया, वो तो ये आ गया, और H2H3 अपॉन H1 आएगा ना, तो H2H3 अपॉन H1 में कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 होते ही 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये वैसे भी 0 हो जाएगा। दैट्स इट, समझ में आ गई बात।
मैंने कुछ नहीं, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला लगाया है। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/H1H2H3 डेल अपॉन डेल U1 H2H3 अपॉन H1 और डेल A1 अपॉन डेल U1 समथिंग लाइक दिस। तो A1 तो फर्स्ट कंपोनेंट, तो यहाँ पे हमारे पास पोलराइजेशन का केवल आर के कंपोनेंट अवेलेबल था, मतलब S वाला कंपोनेंट। अरे यार तुम समझ नहीं रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कहाँ गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा। अब आप लोग क्या निकाल सकते हो, पोलराइजेशन निकाल सकते हो, एप्सिलॉन नॉन काई ई और इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली वैल्यू पुट कर दिया। तो इसमें केवल एस डिपेंडेंट इज सिलेंड्रिकल की, दैट्स व्हाई तो वो भी जीरो आ जाएगा। बाकी अब आप क्यू एन क्लोज निकाल लीजिएगा। तो दो तरह की सरफेस है हमारे पास। पहली सरफेस जो है वो सिलेंड्रिकल सरफेस है 2πbl, और दूसरी सरफेस जो है वो है सी वाली। बस तो ए वाली भी है, बट वो ए वाली में तो कोई है ही ना सरफेस, जो भी है वो सी वाली है। ए वाली सरफेस कोई सरफेस काम की नहीं है, तो हम सी वाली पे ही काम करते हैं। सी वाली पे हमारे पास बाउंड सॉरी चार डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम सी वाली काम में लेंगे। और फिर रो भी, इसका सरफेस एरिया है पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द एल। ठीक है, तो ये तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज रो बी का वैल्यू जीरो है, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। सिग्मा बी का वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन आर माइनस में -1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर सी एल मल्टीप्लाई विद द 2 पाई सी नहीं बी एल से बी एल 2 पाई बी एल। तो बी एल से बी एल गया, 2 पाई से 2 पाई गया, प्लस सिग्मा बी मतलब एप्सिलॉन आर -1/2 पाई एप्सिलॉन आर बी एल मतलब सी एल सॉरी एंड 2 पाई सी एल। तो 2 पाई सी एल से 2 पाई सी एल गया, इससे ये कट जाएगा तो जीरो है। अरे यार वो तो सिंपल सी बात है कि टोटल एनक्लोज जो है वो जीरो आना ही आना है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बस ये वाली बात। तो डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन दोबारा खत्म होता है बच्चों, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा। अब कल से हम लोग कैपेसिटेंस का कुछ पोर्शन शुरू करेंगे, जो लगभग 2-3 दिन तक चलेगा। बाकी 2-3 दिन कैपेसिटेंस पढ़ने के बाद फिर इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, फिर आपका इलेक्ट्रोस्टेट परफेक्टली 100% रूप से खत्म हो जाएगा। इसको हम ऑफिशियली डिक्लेयर कर देंगे, दैट इज दिस इज नाउ कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग विदा लेते हैं। ठीक है, कल हम लोग थोड़ा आगे का पढ़ेंगे इसके, और कल हम लोग कैपेसिटेंस की बातें करेंगे। थोड़ा बहुत कैपेसिटेंस आपको आता होगा 11-12 के अंदर से, थोड़ा बहुत हम आपको सिखा देंगे, थोड़ी उसको बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे, बस सिंपल सी बात है। ओके, बाय।